नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। साथियों, आज की क्लास जो हमारी होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्लास हमारी एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की क्लास लगातार चल रही है और यहाँ पे हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। ये पूरी सीरीज चल रही है। फिजिकल क्लासेस के बाद आपकी कंप्लीट क्लासेस होने वाली है, तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है आपके फिजिकल क्लासेस, जिसमें अब हिंदी भाषा लैंग्वेज की, जिसमें हिंदी और पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। पेडागोजी के 15 प्रश्न करेंगे, प्लस व्याकरण के भी 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिसमें ये फिजिकल क्लास नंबर 3 है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका सभी का आपको आई बटन पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देना, फ्री में पढ़ाई करना है, क्योंकि भारत में हमारी फ्री शिक्षा का प्रावधान है। तो आप सभी का शिक्षा का अधिकार है और आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो सभी लोग फ्री में क्लासेस ज्वाइन कीजिए बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। आज हमारी थर्ड क्लास का ये पहला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य क्या होता है। यह आपके अपनी टीटी फैमिली में पूछा गया प्रश्न है। तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, छात्रों में सृजनात्मक कौशल का विकास करना होता है, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वनिर्माण या अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मव्यक्ति और योग्यता उत्पन्न करना, या बालकों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों आदि के कोष में वृद्धि करना। आपके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा? सभी को कमेंट करना। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, ब्रदर असिस्टेंट टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए, तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो भाषा शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य हमारा क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। तो सामान्य उद्देश्य होता है बालकों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों आदि के कोषों में वृद्धि करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे वृद्धि करना हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं सेकंड प्रश्न क्या पूछा गया था कि भाषा की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को स्थान देना इसलिए जरूरी होता है। आप सभी को बताना है कि भाषा की कक्षा में जो बच्चे के अनुभव होते हैं, उनके अनुभव को स्थान देना आपके लिए क्यों जरूरी होगा। जो आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, ये आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बच्चे व्यस्त रहें, वे कोई शिकायत न करें, पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख सके, बच्चे अपने घर की सारी बात बता सके, या ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो भाषा की कक्षा में बच्चों को अनुभव का स्थान देना क्यों जरूरी होता है, सभी लोग बताइएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को अगर अनुभव को स्थान देना, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को अपने दैनिक जीवन को जोड़कर देख सके। कैसे? क्या? अपने दैनिक जीवन। अनुभवों को स्थान देना, तो अनुभव का संबंध आ से अनुभव, आ से अपने। सभी समझ गए होंगे, यहाँ शब्दों का भी फैक्टर चलता है, ये लॉजिकल पॉइंट। ये सभी लोग आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है लॉजिकल पॉइंट कैसे कार्य करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निगमन विधि में बल होता है रटने पर, खोजने पर, लिखित कार्य पर या सृजन पर होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, और कहा जाए तो अगर नहीं बनता तो कठिन बन जाता है, जब बनता है तो वही सरल हो जाता है। तो निगमन विधि, निगमन मतलब सभी लोग जानते हैं, नी मतलब नियम। ठीक है, अगर यहीं पे आगमन विधि दी गई होती, आगमन फिर किसका एग्जाम्पल होता है? उदाहरण। आगमन पहले किस पर जोर देता है? उदाहरण पर जोर देता है। निगमन किस पर पहले जोर देगा? नियम पर देगा। तो निगमन विधि में क्या होगा? नियम होगा। तो नियम हम कैसे कर सकते हैं? नियम आप क्या कर सकते हैं, सभी लोग बताइए। उदाहरण तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो नियम, जो रूल्स होता है, वह आपको क्या रटना पड़ेगा। रूल्स क्या है? रटना पड़ेगा।
यानी कह सकते हैं निगमन विधि रटने पर बल देती है। आपने पढ़ा होगा रटने पर बल देने वाली विधि वह निगमन विधि है, क्योंकि नियम आपको जो रूल्स होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, सभी समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न और भी सरल है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक अनुभव या ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का हर एक एग्जाम में प्रश्न आया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में भी, चाहे 2022 के एग्जाम हो चाहे 2024 के एग्जाम हो, सभी में पूछा गया है। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी, यहाँ पे ये नाम जो है सबको याद रखना है, अपने अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो ज्ञानात्मक अनुच्छेद के उद्देश्य हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। इनको दोस्तों 6 भागों में या 5 भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी आपके 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्ग में। ये आपके वर्ग है। ठीक है, पहला आपका वर्ग कौन सा है, पहला आपके इसमें हो जाता है ज्ञान, दूसरा हो जाता है बोध। ठीक है, पहला ज्ञान, दूसरा आपका बोध हो गया। इसके बाद तीसरा आपका होता है अनुप्रयोग, ठीक है, और चौथा आपका होता है, सब बताइए, ज्ञान बोध अनुप्रयोग संश्लेषण आपको हो जाएगा संश्लेषण। ठीक है ना, और मूल्यांकन। ये हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक अनुच्छेद के उद्देश्य कहला जाते हैं, जो आपके 5 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह, ये अक्सर पूछा जाता है। रोल प्ले भूमिका निर्वाह उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना होना चाहिए, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों के भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित। देखिए एक पॉजिटिव शब्द बता देता हूं, अवसर। अगर बच्चों के संबंध में अवसर शब्द दे दिया गया कि बालक बालिका विद्यार्थी को अवसर दे दिया जाए, अगर एक ही ऑप्शन में अवसर का प्रयोग हुआ है और प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा जा रहा है, तो बस आपको ये नहीं देखना आंसर क्या है, अवसर वाले ऑप्शन को आपको सही कर लेना। अगर एक ही ऑप्शन में अवसर दिया गया तब ये आपका रूल्स फॉलो होता है। तो प्राथमिक जो जिनकी मेरिट आती है इसी पे आता है, क्योंकि समय को कैसे बचत करेंगे, इन्हीं चीजों पे समय की बचत होती है और इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य हमारा क्या है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के क्या करना, आवश्यक करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उससे संबंध में कथन आपका कौन सा सही होगा। भाषा नहीं सीख रहा है, या उस बच्चे को भाषा सीखने से रोकना चाहिए, वह बच्चा भाषा सीखने का ज्ञान सीख ही नहीं सकता है, वह भाषा सीख रहा है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि भाषा नहीं सीख रहा, जब नहीं दिया गया निगेटिव हो जाएगा, रोकना भी एक निगेटिव है, वह बच्चा भाषा का ज्ञान सीख ही नहीं, ये भी निगेटिव हो गया। तो बचता हमारा एक ऑप्शन, ये तो सही होगा ही होगा, क्योंकि 4 में से एक आपके सही होंगे अनिवार्यता है। तो भाषा सीख रहा है मतलब कहीं ना कहीं अगर गलती कर रहा है तो भाषा सीख रहा है। अगर आपसे भी गलती होती है, ये 30 क्वेश्चंस है, 30 में से आपके 20 सही हो रहे हैं, 15 ही सही हो रहे हैं, 10 ही सही हो रहे हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं मतलब आप सीख रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यही चीजें है, मतलब आप सीख रहे हैं, करना चाहते हैं, आप जो करना चाहता है उसी से गलती होती है। अगला प्रश्न, शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, इनमें से कौन सा है। यानी अगर मैं बोलूं
ये अनार लिखा हुआ है। बच्चों बोलो आ से अनार, तो बच्चे जो बैठे होंगे वो भी बोलेंगे आ से अनार। ये क्या हो गया आपका अनुतरंग विधि, अर्ध प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि या रॉबर्ट ग्लेवन। तो मैं जो बोल रहा, बच्चे उनका क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण करके ही बोल रहे हैं। तो अगर बाद में जो अगर आप बोलेंगे वही चीजें छात्र भी बोलेंगे, वो हमारी क्या हो जाती है, अनुकरण विधि पर आ जाती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपको बता देता हूं एमपी जेड वर्ग 3 में अनुकरण विधि से ऐसा कोई एग्जाम माना हो, एक या दो प्रश्न हर पेपर में आए हुए अनुकरण से। अनुकरण का जो शब्द है ना, ये बहुत ही चीजें आपकी बेनिफिट देने वाली है, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खड़ानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए आपको नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आपके विद्यालय में जो है डीओ मान लीजिए आ रहे, डीओ आपके विद्यालय में पहुंचे और आप ही यही पढ़ा रहे होंगे हिंदी का, और डीओ साहब ने आपसे क्या पूछ लिया कि खड़ानन का शब्द बताइए, खड़ानन का अर्थ बताइए, तब आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, बनता है फिर भी फूलने लगते हैं। तो खड़ानन का अर्थ अलंकार का प्रयोगीकरण विधि होगा, रस का होगा, चित्र दिखाकर या समास विग्रह करके। तो खड़ आनन, खड़ मतलब छह जिसके आनन हो, छह आनन मतलब कहीं ना कहीं कौन सा हमारा विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह से होगा। किस विधि से, विधि बताना यहाँ पे केवल, किस विधि से प्रयोग करेंगे, तो समास विधि, समास विग्रह से आप खड़ानन का अर्थ समझा सकते हैं। खड़ है आनंद जिसके, खड़ मतलब क्या होता है, छह, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, निम्न में से भाषा शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। छात्रों के विभिन्न इंद्रियों को अक्रियशील बनाना, तो अक्रियशील निगेटिव हो जाएगा। छात्रों की बौद्धिक क्षमता को शून्य करना, शून्य करना ये भी निगेटिव हो गया। शिक्षा के कार्य को कठिन से कठिन बनाना, तो कठिन शब्द ये भी निगेटिव हो गया। बचता है डी ऑप्शन, बिल्कुल आंख बंद करके कर लीजिए। हम यहाँ पढ़ेंगे भी नहीं, सही कर लेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे एग्जाम देना, समझना है। तो छात्रों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील, और सभी लोग जानते हैं क्रियाशील हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। क्रियाशील चीजें हमारी क्या दी गई, क्रियाशील बनाना यानी क्रिएटिविटी करना पॉजिटिव होगा। इस प्रश्न का जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें आपकी समझ में आ गई हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न दिया। प्रश्न है कि कहानी बच्चों को बहुत पसंद है, कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को निम्न में से किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना है। अब किस उद्देश्य पे आपको नहीं करना है, ये चीजें आपको बताना है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। तो कहानी बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन कहानी शिक्षण में एक अध्यापक में से जिस उद्देश्य विशेष पर बल नहीं देना आपको। कहानी ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती है। कहानी ही ये क्या कर रहा है, केवल मतलब कर रहा मैं ही हूं। तो जब कोई चीज मैं ही बोले यानी उसी के द्वारा ही प्राप्त हो, वो निगेटिव हो जाता है। कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कहानी के द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति का विकास कराया जा सकता है, ये भी सही है। और कहानी के द्वारा बालकों की तर्क शक्ति का विकास कराया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है तर्क शक्ति, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तर्क शक्ति का भी विकास किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती है, कहानी ही। जो ही बता रहा है ये अपने आप में क्या कर रहा है, निगेटिव बता रहा है। क्योंकि अगर हम ही बोले आपसे, हम ही हैं जो पढ़ा सकते हैं, हम ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, तो क्या होगा, ये आप निगेटिव होगा, पेडागोजी में कतई नहीं माना जाएगा। इसलिए हम आपसे बोलते हैं, आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, क्योंकि आप जो इस शिक्षा जगत की आपके पास न्यू आने वाली है, शिक्षा जगत के आप आगे इसका जो ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे, वो आप लोग ही बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग युवा साथी हमारे। तो यहाँ पे जो पहला ये हो जाएगा, ये विशेष उद्देश्य पर नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझ के चलिएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर जल्दी जल्दी आंसर बताइए, तो जल्दबाजी जो करते हैं, एग्जाम में भी जल्दबाजी होती है और वही होता है, बस नंबर कम आते हैं, सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न, बालक के मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है। बोलना, भाषा, लिखना, सुनना। अब देखिए, मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर मेरे से नहीं बन रहा, मैं ऑप्शन को देख के आंसर करूंगा। देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा
भाषा के चार प्रमुख: बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। लेकिन जो भाषा शब्द दे दिया गया, इस भाषा में बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, सुनेंगे भी। भाषा को हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो मुख्य आधार बालक में हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी एक विशेष को हमें चयन करना है, तो अगर हम यह भाषा चयन करते हैं तो भाषा में हमारा बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, सुनना भी आ जाएगा। इसलिए हमें क्या आंसर हो लगाना चाहिए कि बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या हो जाएगा, भाषा। इस प्रकार के हमें ऑप्शंस देकर भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। अगला, भाषा जो होती है लैंग्वेज होती है, नियमों की जानकारी से ही, तो से ही मतलब ये नेगेटिव हो गया, विद्यालय में ही सीखी जाती ही दे दिया है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। एक नियमबद्ध मतलब भाषा है, स्वर व्यंजन आपको सीखना पड़ेगा, शब्द काखा गागा सीखना पड़ेगा, फिर शब्द बनाना, फिर शब्दों से आपका पूरी लाइन बनेगी, ठीक है, पद बनेंगे। तो सदैव व्याकरण की, अब सदैव शब्द दे दिया गया, व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करना, ही शब्द दे दिया गया, तो ही शब्द दे दिया गया है, पेडागोजी में नेगेटिव है। तो हमें सी ऑप्शन, भाषा क्या हो जाएगी, एक नियमबद्ध व्यवस्था होगी। बल्कि आप जानते हैं कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, लेकिन ऑप्शन को देखकर भी आप ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए जिसका आपको आंसर नहीं पता, तो इस प्रकार से आपको उसका आंसर निकालना है। ठीक है, सभी लोग समझ में आ गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न है, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, तो बालकों की कौन सी दक्षता प्रशिक्षण देना चाहिए? प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि बालक में अक्षर और शब्द, क्या कह रहा है, अक्षर और शब्दों के सही आकार, क्रम, अक्षर, शब्दों के बीच की दूरी का सही अंतर को समझना, उसकी योग्यता का विकास करना, तो बालकों में कौन सी दक्षता प्रशिक्षण देंगे? ये आपके लिए सवाल उठता है, ये आपके लिए प्रश्न है, आप सभी भावी अध्यापिकाओं के लिए प्रश्न है। सुनने संबंधी दक्षता, बोलने संबंधी दक्षता, लिखने संबंधी दक्षता, या व्यवहारिक व्याकरण। अब ये अलग आ गया, यहाँ पे सुनना, बोलना, लिखना, लेकिन व्यवहारिक आपका अलग दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे वो चीज फॉलो नहीं होगा, क्योंकि बालक में अक्षरों शब्दों को सही आकार, कम अक्षरों के शब्दों के बीच की दूरी का अंतर समझने की योग्यता का विकास करना है। ठीक है, तो जब हम योग्यता का विकास करते हैं तब फिर हमारे लिखने संबंधी दक्षता आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अक्षरों एवं शब्दों का सही आकार, तो लिखने पे आ जाएगा कि का हमें कैसे बना, इसे में कमल लिखना है तो का ऐसे लिख दिए, माँ बड़ा लिख दिए, ला छोटा लिख दिए, तो ऐसे कमल आएगा। ऐसे कमल नहीं होना चाहिए। कमल लिखना मतलब आपको क्या करना, लाइनिंग बराबर होनी चाहिए, का मा ला तीनों बराबर होनी चाहिए, सही डंडा आना चाहिए। ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सही चीजें हो जाएंगी। तो यही चीज है कि अक्षर शब्दों को सही आकार, क्रम और अक्षर शब्दों के बीच की दूरी, डिफरेंस आपको क्या करना है, वो हमारा लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण से संबंधित हो जाएगा, दक्षता से संबंधित हो जाएगा। अगला, त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? अब त्रिभाषा सूत्र से आपके हिंदी पेडागॉजी में प्रश्न आए, हिंदी शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हिंदी त्रिभाषा में अब यहाँ पे ये ध्यान देना, उच्च प्राथमिक स्तर दिया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर में किस भाषा में शिक्षण को हम प्राथमिकता देंगे? संस्कृत, विदेशी, अंग्रेजी, मातृभाषा। सभी लोग जानते हैं उच्च प्राथमिक है तो कहीं ना कहीं मातृभाषा का जिक्र होगा। और आप जानते हैं जो मातृभाषा होती है ना, मातृभाषा जो होती है वो आपको समझना है। मातृभाषा को हम क्या क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि मातृभाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो मातृभाषा को आपके स्थानीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि मातृभाषा में अगर देखा जाए जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक में आपका स्थानीय भाषा या मातृभाषा होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे द्वितीयक दे दिया गया, अगर यहाँ पे द्वितीयक पूछ लिया गया कि त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यहाँ पे प्राथमिक की जगह द्वितीयक रूप में पूछेगा।
अगर द्वितीयक पूछा जाता है तो द्वितीयक में आपका कौन कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए? द्वितीयक में आपका द्वितीय भाषा में हिंदी आता है या फिर अंग्रेजी आना चाहिए। यानी प्राथमिक में मातृभाषा स्थानीय भाषा होती है और द्वितीय में आपकी हिंदी और आपकी अंग्रेजी भाषा होती है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये भी अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, इसको समझिएगा। सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, विचार किसका है? इवान पॉलाव, नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, वाइगोस्की। और ये चारों एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं आपके, इन चारों मनोवैज्ञानिक से 5 प्रश्न आपके रखे हुए हैं। ये चारों मनोवैज्ञानिक से 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चंस आपके रखे हुए हैं। 5 प्रश्न आएंगे, यानी 5 नंबर आपके पक्के करेंगे। चारों जो भी आपके मनोवैज्ञानिकों के बारे में उनसे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, A to Z क्लास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है। ये भी ध्यान देना, यहाँ पर सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। तो यहाँ पे हमारा किसका हो जाएगा? बच्चे की भाषा सीखने में क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जब भी क्षमता की बात की जाएगा एक ही नाम करना, नोम चॉम्स्की। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आएंगे पैसेज। ठीक है, पैसेज को पढ़ेंगे, निर्देश देंगे, पैसेज संबंधित प्रश्न को। पैसेज कह रहा है कि जीवन का उद्देश्य एक रहस्य है, वह कठिन जरूर है, फिर भी ऐसा नहीं है कि उसे जाना ही ना जा सके। लगातार उस पर सोचते रहने से इसके भेदों में पर्दा उठा भी है और आधुनिक युग में अत्यंत सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक आकलन से बने उपकरण सचमुच विलक्षण हैं और भौतिक शास्त्र के प्रचुर आविष्कारक हमें उन विश्वसनीय उपायों का स्पष्ट आभास दे रहे हैं। ऐसे संबंधित आपको गद्यांश दिया गया। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? उचित शीर्षक होगा जीवन का परम रहस्य। क्या होगा? जीवन का परम रहस्य। यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे जीवन का परम रहस्य, ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये भी आपको बेहतरीन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी अपरिहार्य निर्भरता किस पर होगी? वैश्विक चिंतन पर, निर्भरता समर्पण पर, प्रत्यक्ष तर्क पर या अमर आत्मा पर? तो जब इस गद्यांश को हमने पढ़ा, देखा, जाना, समझा, तो अमर आत्मा। उपयुक्त जो गद्यांश है, हमारी अपरिहार्यता, हमारी अपरिहार्य निर्भरता किस पर है? अमर आत्मा पर है। इसके बाद इस गद्यांश से रिलेटेड ही सारे प्रश्न होंगे, कुछ ग्रामर के प्रश्न भी रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करना। जब इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ेंगे, उससे संबंधित आपको सही कथन अनिवार्य बता पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे सही कथन, असत्य कथन चयन करना है। तो जीवन को हम जैसा जीना चाहे वैसा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और हम उसे अपने अनुरूप ढालने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन ढाल नहीं पाते या ढल नहीं पाते। जीवन के हर पक्ष में तमाम निश्चितताओं के साथ हमें एक अनिश्चित सत्ता स्वीकारनी होगी। जीवन का उद्देश्य एक ही रहस्य, वह कठिन और उसे जाना भी नहीं जाना। तो ये शब्द हमें समझ नहीं आ रहा। जीवन का एक ही रहस्य है और वह कठिन है और उसे जाना भी नहीं जा सकता, ये मुझे लगता है असत्य होगा। भौतिक शास्त्र के प्रचुर आविष्कारक हमें उन विश्वसनीय उपायों का स्पष्ट आभास दे रहे हैं कि जिनसे जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे असत्य आपका हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गद्यांश देखा जाए, गद्यांश को देखकर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? तो जब आप देखेंगे इस युग्म की अगर मैं बात करता हूं, इसमें आपने लंबी लंबी आया है, जब आया है अलग अलग, लेकिन कभी कभी इसमें नहीं आया। जब आप पूरा गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाक्य जिसके बिना कार्य न चल सके। क्या कह रहा? वाक्य जिसके बिना कार्य न चल सके, उसके लिए एक शब्द का चयन करना है, यानी कि एक शब्द का उत्तर जो होता है वो आपको बताना है। कार्य मुक्त, अपरिहार्य, प्रतिवादी या प्रतिनिधि। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिहार्य।
क्या बोलते हैं, जिसके बिना कार्य न चल सके उसी को अपरिहार्य बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों सभी कमेंट कीजिएगा, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। प्रश्न है, कथन हम अपनी नियति तय नहीं कर पाते। क्या कह रहा है, हम अपनी नियति तय नहीं कर पाते। इसका आपको अर्थ बताना है कि जीवन का परम रहस्य उद्घाटित नहीं होता, सभी को अपने रहस्य स्वयं ही खोजने पड़ते हैं। जीवन में लंबी यात्रा तय नहीं कर पाना, ये सभी मनुष्य एक जैसा जीवन जीना नहीं चाहते। अब आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वविख्यात लोग, कि हम अपनी नियत तय नहीं कर पाते, अर्थात जीवन का परम रहस्य उद्घटित नहीं होता। क्योंकि हमारा जो टाइटल क्या है, जीवन का परम रहस्य, और इसका उद्घटित नहीं होना मतलब नियत ही तय नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए और है 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिक शास्त्र के प्रचुर आविष्कारक हमें उन विश्वसनीय उपायों का स्पष्ट आभास दे रहे हैं जिनसे जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, उम्र की सीमा और बढ़ा दिया जा सकता है, या मानव हमेशा स्वस्थ रहेगा, या जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा, सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, क्या जानते समझते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिक शास्त्र के अनुसार आविष्कारक हमें विश्वसनीय उपायों का स्पष्ट आभास दे रहे हैं। इनसे क्या होता है, स्पष्ट आभास देने का तात्पर्य होता है कि जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद ग्रामर का पोर्शन है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द परिहार, परिहार का विलोम पूछा है। तो परिहार मतलब अपरिहार। अनिवार्य का विलोम क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, जी हाँ, अनिवार्य का विलोम होता है, अनिवार्य मतलब करना ही करना है, और वैकल्पिक मतलब कर लेंगे। अवर्जनीय का विलोम हो जाएगा वर्जनीय, अबाध का विलोम हो जाएगा बाध। विलोम विलोम जो पूछा जाता है वह आपके अपृत गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड ही जो रहेंगे, उन्हीं से संबंधित ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलिए काव्यांश देख लेते हैं। इस काव्यांश के 6-7 प्रश्न बचे हुए हैं, इनको कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया काव्यांश है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थी, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको शारी, रात बितानी होती निशा काल के चिर अभिशापित बेबस, उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखता है, बादल को घिरते देखा है, छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। यह आपका अपृत काव्यांश दिया गया है। अब इस काव्यांश से संबंधित आपके प्रश्न करेंगे। इस काव्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का चित्रण है। अब आप पहली ही लाइन में इसका आंसर, पहली ही लाइन में दिया गया है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात, ऋतु बसंत का सुप्रभात। यहाँ पे क्या दिया गया है, बसंत दिया गया है। तो बसंत वाला ऑप्शन आप यहाँ पे कौन से है, यहाँ पे बसंत, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, कवि किसके मध्य प्रणय कलह छिड़ते देख रहा है। हंस हंसनी में, चकवा चकवी में, बगुले में, या सवालों में देखता है। कवि किसके मध्य प्रणय कलह, प्रणय कलह का तात्पर्य क्या होता है, प्रणय कलह का तात्पर्य होता है किसमें, चकवा चकवी या बगुले में। सभी बताइए किसमें होगा, तो चकवा चकवी। आपके देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे।
ये है ना, चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीर से। तो चकवा चकवी के दिया गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगल बगल में कौन सा समास है? जब दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्रतिद्वंदी होते हैं, दोनों पद प्रतिद्वंदी हो, दोनों पद प्रधान हो, तब आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान होना चाहिए। इसके क्या रीजन होते हैं? आपके जो है दोनों पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। दोनों पद प्रधान होना चाहिए। और दोनों पद कैसे होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, विरोधी होने चाहिए, या विपरीत कह सकते हैं, या प्रतिद्वंदी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगल बगल दोनों प्रतिद्वंदी है, क्योंकि अगल बगल एक अगल एक बगल हो जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट हो जाएगा, तो हमारे प्रतिद्वंदी कहला जाएंगे। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? आई हो, मेरी कोशिश है A to Z आप समझ पाए। अगला, बादल को गिरते देखा है, इससे अभिप्राय क्या है? बादल का बरसना है, बादल का फटना है, बादल का गिरना है, या बादल का छट जाना है? सभी लोग बताइएगा। कई जगह मैंने देखा है बादल का छट जाना दिखा गया है, कई जगह बादल का बरसना दिखा गया है। लेकिन व्यापम ने, पीबी ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने किसको सही माना है? ये हमें डिपेंड करता है। तो बालक को गिरते देखा, पीबी ने बादल के बरसने को सही माना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। क्या कह रहा है? शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा। और सभी को पता है अलंकार पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ता है। रस छंद अलंकार के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताइए, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, इसमें अलंकार कौन सा होगा? ये आप लोग सर्च करिए और हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है, कुछ वर्क देना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग भी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क क्यों देते हैं? बच्चा पढ़ेगा, थोड़ा उससे नॉलेज होगा। तो हम भी एक दो क्वेश्चन आपके लिए देते हैं कि आप भी थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा अपने माइंड को खर्च कीजिए, क्योंकि जो माइंड को खर्च करता है एग्जाम में वही सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि जितना ज्यादा माइंड को खींचेंगे, आपकी माइंड की मेमोरी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे फुटबॉल है, हवा बढ़ते हैं तो ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार है। ठीक है, सही हवा रहे, इसलिए माइंड को थोड़ा खींचना जरूरी है। अगला, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है? तो प्रणय कलह से विरह वेदना, प्रेम भरे झगड़े, दुश्मनी से या जलन से। आजकल देखते होंगे हस्बैंड वाइफ का काफी ज्यादा सोशल मीडिया में आपने देखा होगा चीजें होती हैं। लेकिन ये जो शब्द बहुत अच्छा है, प्रणय कलह। प्रणय मतलब प्रेम भरे जो झगड़े होते हैं, वो अक्सर आपके पति पत्नी में होते रहते हैं। और झगड़े होना सही है गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम वाले झगड़े होना जरूरी है। झगड़े वही होते जब हम एक दूसरे को सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए गलत है, आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो वहां पे चीजें होते हैं। और सामने वाले को लगता है नहीं, इसको मेरे को रोक रहा है, ऐसी चीजें नहीं। जब एक दूसरे की चीजें हम समझने लगते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो प्रेम भरे झगड़े। इसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यानपूर्वक। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कभी बर्फानी घाटी में किसे देखते हैं? चकवा को देखते हैं, चकवी को देखते हैं, कस्तूरी मृग को देखते हैं, या शैवालों को देखते हैं? कभी बर्फानी घाटी में किसे देखते हैं? जब इस काव्यांश को हमने पढ़ा, देखा, जाना और समझा, तब हमें पता चला कि कस्तूरी मृग। बर्फानी घाटी का तात्पर्य इसमें क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग से संबंधित। ये रहे आपके 30 प्रश्न। आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, जाना, और 30 में से आप लोगों के क्या स्कोर रहा, ये भी आप सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक अवश्य बताना है। मैं जयसवाल सर आप सभी से अभिनंदन स्वागत करता हूं, और सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। क्लासेस ज्वाइन कीजिए। फिजिकल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन पाने के लिए, ये एक सीढ़ी कह सकते हैं।
अगर सीढ़ी में चढ़ना है तो नीचे स्तर से हमें चढ़ना ही पड़ेगा। कितना भी हम पढ़े हों, कितना भी कुछ हो, लेकिन यहाँ पे समझ के चलेंगे। अवश्य बता रहा हूँ, 1 से 1% आपकी सफलता प्राप्त होगी। जिन्होंने मार्गदर्शन पे चला है उनको ऑलरेडी आप देख सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।